अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक और एपिसोड में। मैं हूं नवीन और आज मेरे साथ हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ेब कुरैशी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, आज आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम थैंक यू। निकाला। आपको बहुत बहुत रमज़ान करीम की मुबारक। आपको भी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में है जो मदद से रिलेट करता है रमज़ान में। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैन मदर्स ब्रेस्ट फीड वाइल फास्टिंग, और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब प्रोज और कॉन्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड ट्राइमेस्टर, कि उसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो डॉक्टर ज़ेब हमें बताएंगी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फास्टिंग कितना सेफ है कितना नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर ज़ेब, आज आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम वेलकम। तो सबसे पहले हम थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। एक औरत की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है और बहुत क्रिटिकल पीरियड भी होता है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि क्योंकि रमज़ान है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो औरतें हैं अभी प्रेग्नेंट हैं वो फास्ट कर सकती हैं या नहीं? देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर चूंकि एक बिल्कुल एंड की तरफ जा रही होती है प्रेगनेंसी, तो वो औरतें अगर कोई सेहत का कोई मसला नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई और ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से उनको लंबे अरसे के लिए भूखा नहीं रहना या कोई प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं तो वो औरतें बेहतर है कि ना रखें। लेकिन अगर वो औरतें जिनको सिर्फ प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो वो रोजे रख सकती हैं। इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं रख सकती हैं। सही। हाँ, रोजा रखने के लिए उनको सहर और अफ्तार के लिए कुछ चीजें होती हैं जो उनको प्रॉपर करनी चाहिए, तो उसके जी, अकॉर्डिंगली वो फिर वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। सही। अच्छा, अगर वो प्रेग्नेंट है और वो फास्ट कर रही हैं और सारे रोजे रखने का उनका इरादा है, तो इससे बच्चे के वेट पे, हाइट पे और जो उसकी मूवमेंट्स हैं या ब्रीदिंग है उस पे कोई असर तो नहीं आता? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि अगर माँ की ऑलरेडी मतलब कि वो अच्छी हेल्थ की शेप में प्रेगनेंसी में एंटर हुई हैं, तो एज सच कोई उसमें मसला नहीं होता है, ठीक है। सही। सेकेंडली ये है कि अगर वो हामला खवातीन जो कि रोजा रखना चाह रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। ग़िज़ा बिल्कुल। का ख्याल इस तरीके से रखना है कि वो बैलेंस डाइट लें, जिसके अंदर उनको यानी कि बैलेंस चीज़ें हों, जैसे हाई प्रोटीन डाइट हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ये समोसे, पकोड़े और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करें, ताकि अच्छा। बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत ना हो। तेज़ाबियत होगी तो फिर ऑब्वियसली उनको फिर जो है मज़ीद वॉमिटिंग होगी, मज़ीद वो खा पी नहीं सकेंगी। तो ऑब्वियसली जब वो लंबे अरसे के लिए फास्ट में होंगी, रोज़ा रखेंगी, तो उनको मज़ीद वो जो है जिसको हम कहते हैं नौज़िया या वॉमिटिंग के जो रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो उनको ज़्यादातर आएँगे। तो ऐसी औरतों के लिए ये कहा जाता है कि बेसिकली ये होता है कि सहरी और इफ्तार और बीच में जो भी उनका ड्यूरेशन होता है रोजे का पूरा, उसके अंदर उनको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है अपनी ग़िज़ा के हवाले से भी। सही। जैसे सहरी में है कि इट्स लाइक आई मीन इट्स बेटर कि वो प्रोटीन लें। किस तरीके से प्रोटीन लें? कि जैसे वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही सही। एक तो उनको ओवरऑल रोजे में अच्छा रहेगा, उसके अंदर थोड़ी-सी चीनी मिलाएँ। पराठा ना खाएँ, बिकॉज़ पराठा अगर वो खा के और फिर वो सो जाती हैं, तो वो भी तेज़ाबियत करेगा। हम्म। पराठा ना खाएँ, खुश्क रोटी ले लें, साथ में कोई भी जैसे सालन है, जैसे दही है, कुछ ख़वातीन पसंद करती हैं तो वो खाएँ। फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो ये ना करें कि वो फ़ौरन से जो है वो लेट जाएँ या सो जाएँ, ठीक? सही। उसके बाद उनको थोड़ा बहुत जैसे इबादत की, ये सब कुछ किया अपना, तो हल्का-फुल्का चल फिर के उनको ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ भई अब हमारा खाना हज़म हो रहा है या हमने जो सहरी की वो हज़म हो गई है, तो उसके बाद फिर वो जो है अपना सो जाएँ। 3-4 घंटे आराम करने के बाद वो उठें, फिर अपने घर के काम-वाम करें और कोशिश करें कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएँ। देखिए गर्मी बहुत है, ठीक है? बिल्कुल। गर्मी बहुत है, अगर वो घर के काम भी कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं या बिलफ़र्ज़ अगर वो कोई जॉब भी करती हैं, तो अपने आप को ऐसी ठंडी जगह पे रखें कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना ना आए। क्योंकि अगर सही। पसीना आएगा, तो जिस्म से सारे जो सॉल्ट हैं या नमकियात है वो निकल जाएगा, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर लो होने का खदशा है। उससे उनको रोज़े के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली जब उनका ब्लड प्रेशर लो होगा, तो वही ब्लड सप्लाई बच्चे को भी कम जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर उस सूरत में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ रोज़े का इट्सेल्फ कोई मतलब इश्यू नहीं है, ना वो कोई प्रॉब्लम करता है किसी भी औरत सही। को। अच्छा, जी। आपने यहाँ पर कितना नोटिस किया है कि यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी फीसद औरतें जो हैं वो रोजा रखती हैं यहाँ पर, या फिर वो नहीं रखती? नहीं, नहीं रखती हैं। उमूमन सही। लाइक आई मीन मोर देन 50% औरतें हैं जो रोज़ा अच्छा। रखती हैं।
जी बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूंगी इससे ज्यादा ही है। बल्कि बहुत सारी खवातीन आती हैं तो बाज़-औक़ात तो वो परेशान भी हो रही होती हैं, रो भी रही होती हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा टाइम दिया है कि हम हो सकता है पूरे 30 रोजे रखें। और जाहिर है कि एक औरत की लाइफ के लिए बड़ा वो होता है, बीइंग अ मुस्लिम भी वो फील करते हैं कि भाई बिल्कुल अगर हम 30 रोजे रख सकते हैं तो व्हाई नॉट। और प्रेगनेंसी बिल्कुल अगर एक वो अच्छी हेल्दी स्टेट में है तो व्हाई नॉट, वो रख सकते हैं आराम से, 30 दिन सही। भी रोजा रख सकते हैं आराम तो से। बिल्कुल सेफ है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आप रोजा रख सकते हैं, गिवन कि आप बिल्कुल सही डाइट फॉलो करें। अच्छा, कुछ चीजें डाइट के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, हाँ रेड मीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट अगेन रेड मीट की ये फॉर्म कौन सी है ये देखना होगा कि हम्म, आया वो कुक्ड है, आया वो अच्छे तरीके से पका हुआ है, धुला हुआ है, पका हुआ है, यानी चूल्हे के ऊपर। और अमूमन हमारी जो पाकिस्तानी जो कुकिंग है वो तो इतना भुनाई और इतना सब कुछ होता है कि वो अगर किसी में कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वो जाया हो जाता है। बट सही। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब रॉ जो होता है मीट वो नहीं खाना। जैसे कुछ लोगों के घरों में कच्चे कीमे के कबाब खाने का रिवाज है, या कुछ लोगों के हम्म, घरों में कच्चे कीमे की कुछ चीजें बनती हैं, तो वो ऑब्वियसली वो तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उससे कच्चे कीमे से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल सही। बोर्न ऐसे डिजीजेज हैं जो आ सकते हैं। और हम्म, प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली फिर एहतियात करनी ही चाहिए। अदरवाइज कोई ममानियत नहीं है कि रेड मीट ना खाए, वरना ना ऐसा सही। कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि खुला दूध अगर वो इस्तेमाल कर रही हैं, अनट्रीटेड है, बाहर से ला रही हैं, तो वो सेफ है पीना? और अगर दूध पी रही हैं तो वो किस तरह जो है दूध को ट्रीट करें कि वो उनके लिए बिल्कुल सेफ रहे? वरना अगर आप खुला दूध पी रही हैं, उसको ट्रीट नहीं करें, तो क्या क्या जो है उससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं? जी, देखिए कच्चा दूध जो होता है, जो खुला दूध लाया जाता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे ही आप उसको घर में लाएँ, उसको छानें पहले तो, ठीक है? हम्म, छानने के बाद जो है उसको अच्छे से बॉयल करें। बिकॉज़ सही। बॉयल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर जो मतलब कि जो फ्लेम या जो हीट होती है, उसकी वज़ह से बहुत सारे जरासीम जो होते हैं वो मर जाते हैं। सही। अगर खुला दूध हो और वो अनपेस्चराइज्ड या उसको जो है वैसे ही इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसकी वजह से एक बहुत ही किस्म का मतलब कि गंदा डिजीज होता है, जिसकी वजह से माँ को भी खतरा होता है और बच्चे को भी खतरा होता है। उमूमन ये हमारे यहाँ पे निग्लेक्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ ये कल्चर है कि दूध को हमेशा पका के ही पिया जाता है। बट अदरवाइज अगर कोई खातून ऐसे कर लेती है कि वो पका हुआ दूध नहीं पी सकती है, या वो ऐसे ही कच्चा पी लेती है, तो उससे बीमारी हो जाने का खतरा होता है, जो कि थोड़ी डेडली है। नाम लेना चाहूंगी मैं उसका, उसको लिस्टीरियोसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा। क्योंकि अगर लिस्टीरियोसिस होता है तो वो माँ के लिए भी खतरनाक है, वो बच्चे के लिए भी खतरनाक है। बिकॉज अगर सही। हो जाता है वो किसी को, तो वो तकरीबन तकरीबन उसकी वजह से बच्चे की जान जाने का खतरा भी होता है, क्योंकि वो बेहद मतलब कि जाके बच्चे की ब्रेन को, दिल को और दूसरी मतलब के जो जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं उनको जाके अफेक्ट करता है। सही। ठीक है। तो हमेशा ख्याल रखें और खुला दूध जो है पीने से पहले उसको जरूर बॉईल किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि चाय कॉफी जो है पीना बहुत आम है, तो ये कितनी मिकदार में पी सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए चाय कॉफी तो पाकिस्तानियों के लिए तो ऑक्सीजन के बाद दूसरी चीज है कि बहुत सही। पीते हैं, और बहुत सारी खवातीन पीती हैं, एंड इट्स प्रिटी सेफ। ऐसा नहीं सही। है कि इससे कोई नुकसान होता है। आराम से जो है वो 2 से 3 कप पी सकते हैं। ठीक हम्म, है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी तासीर गर्म है या कुछ इस तरीके से है या वो है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल एडिक्ट है कि वो हर घंटे पे एक चाय का कप पीता है या पीती है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ प्रॉब्लम। और सही। क्योंकि ये रमजान है, अगर कोई खातून रोजे रख रही है तो ऑब्वियसली हार्डली वो 1 से 2 कप ही पी पाएगी कि एक सहरी में पिए और एक अफ्तार में पिए। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक दैट इज सेफ। ठीक है। सही। और वैसे भी अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, हम प्रेगनेंसी की भी मतलब रमजान के अलावा भी, तो प्रेगनेंसी में एटलीस्ट आप 3 से 4 कप चाय पी सकते हैं आराम से। ठीक। और कॉफी, चूंकि हमारे यहाँ कॉफी तो कोई ब्लैक कॉफी तो पीता नहीं है, हमारे यहाँ भी वो दूध सही। मिला के और इस तरीके से कॉफी पी जाती है, तो उसकी जी। शक्ल ही चेंज हो जाती है। ठीक है। जी। अगर आप कॉफी की बात करते हैं तो 2 2 कप जो ब्लैक कॉफी होती है वो भी पी सकते हैं आप ना। ठीक है, सही। एंड प्रोवाइडेड कि वो कप हो, वो मग ना हो, बिकॉज मग सही। ऑब्वियसली फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, कप दरमियान थोड़ा मिकदार में। मिक्दार छोटी होती है, सही। दरमियानी मिक्दार। सही। जी अच्छा, लाइफस्टाइल क्योंकि चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में, आप जानती हैं, तो बिल्कुल। ये बताइएगा कि कितना सेफ है ट्रैवल करना प्रेगनेंसी के दौरान, कि किसी और मुल्क जाना हो या ट्रेन में सफर करना हो, तो ये कितना सेफ है? क्या चांसेस हैं कि अगर वो ट्रैवल कर रही है तो कुछ मसला ना पैदा हो जाए?
देखिए, ट्रैवल हमारे पास भी 2 तरह का होता है। एक वो ट्रैवल है जो लोकल है, जो लोकल कम्यूट करना किसी बाइक पे या मतलब रिक्शा टैक्सी में या कुछ इस तरीके से। अच्छा देखिए, वो भी सेफ है, प्रोवाइडेड कि जो है, जो चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, वो सही तरीके से चला रहा है, वो बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं है जहाँ से कूद के जाना है, या बहुत ज़्यादा जंप्स एंड बम्प्स को नहीं क्रॉस करना है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ सेफ। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी खातून को कोई प्रेगनेंसी का कोई इश्यू है, जैसे अगर कोई उनको प्लेसेंटा की कोई बीमारी है या प्लेसेंटा प्रीविया है, या जिनको ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, या जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और तो ऑब्वियसली उस सूरत में हम नहीं रिकमेंड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें। ठीक है? सही। आपने बात की एयर ट्रैवल की। देखिए, गाइडलाइंस हमेशा ये रिकमेंड करती हैं कि एयर ट्रैवल जो है वो 28 हफ्ते या 32 हफ्ते से पहले-पहले करना चाहिए। ठीक है? ठीक। बिकॉज़ 28 हफ्ते के बाद बच्चा पूरा बन चुका होता है, उसके बाद प्रीमैच्योर लेबर में या प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस में जाने का खतरा होता है। अब क्या होता है, एयर ट्रैवल जैसे ही होगा, हवा में जाएँगे, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से बाज़-औक़ात क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं कि जो समटाइम्स प्रीमैच्योर लेबर की तरफ भी ले जाते हैं। तो सही। आइडियली 28 हफ्ते से पहले हम कहते हैं कि आप एयर ट्रैवल कर लें, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस, बहुत सारे ममालिक जो हैं, वो लाज़मी एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट माँगते हैं कि ये खातून बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिसेंट अल्ट्रासाउंड भी लेते हैं वो ना, ताकि देखने के लिए। अगर 32 हफ्ते तक उन्होंने ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली उनको 2 डॉक्टर से फिर एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी कैन सेफली ट्रैवल। ठीक? उसके सही। अलावा अगर सपोज़ वो ट्रैवल कर भी रही हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट सेशन में ये कहा था कि प्रेगनेंसी में जो है, रगों में खून जमने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। ठीक सही। है? बिल्कुल। तो अब जैसे-जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ औरत जाती है, तो पेट का यानी कि वज़न भी बढ़ता है, वो सारा प्रेशर कहाँ डलेगा? वो सारा प्रेशर डलता है पेल्विस में, टाँगों में और कमर पे। अब वो खातून जो 6 घंटे के लिए सपोज़ या 8 घंटे के लिए सफ़र कर रही है, तो बेहतर ये है कि सबसे पहले कि उनको ट्रैवल गाइडलाइंस भी उनको बतानी चाहिए। सबसे पहला क्या होता है कि एक तो उनके साथ कोई कंपेनियन हो, अलग से ना जाएँ, अकेली ना ट्रैवल करें, एक बात। सही। दूसरा ये है कि सीट सीट उनको आइल सीट लेनी चाहिए, ठीक है? आइल सीट जब लेंगी, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकती हैं कि 2 सीटों के दरमियान जो फ़ासला है, तो आइल सीट्स के बीच में वो आराम से चल सकती हैं, और टहलना चाहिए। बिकॉज़ अगर बहुत देर अच्छा। तक वो अगर अपनी टाँगे, जी हाँ, टाँगे लटका के अगर बैठी रहेंगी, तो सारा खून की रवानी जो है वो पैरों में जाएगी, ठीक है? और हम्म। जैसे ही वो खड़ी होंगी, तो वो बैक पूलिंग होगी फिर उसकी। और अगर अच्छा। अल्लाह ना करे उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो क्लॉट, जिसको हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म कहते हैं, उसका बनने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हम ये कहते हैं कि एक तो कंपेनियन हो, दूसरा आइल सीट लें, तीसरा हर 1 घंटे के बाद थोड़ा वॉक करें, और चौथी बात ये इम्पोर्टेंट होती है कि एयर ट्रैवल के दौरान पानी या जूसेस या इस तरीके का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ऑब्वियसली फिर उसमें यानी अल्कोहलिक जो भी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे बियर वगैरह कुछ लोग अगर पीते हैं, तो वो नहीं पीनी चाहिए। सही। ठीक है? और अल्कोहल तो बिल्कुल मना होता है, बिकॉज़ वो आपको मतलब ड्राउज़ी कर सकता है, स्लीपी कर सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो हम्म। मतलब कि वो नहीं कर पाएँगे, है बिल्कुल। ना? तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अदरवाइज़ एयर ट्रैवल से इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, अगर हम्म। ये चारों चीज़ें आप यानी कि वो करते हैं, टहलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आइल सीट रखें और साथ में कोई हो, दैट्स इट। सही। जी। अच्छा, आपको पता है थर्ड ट्राइमेस्टर क्योंकि बहुत क्रिटिकल एक पीरियड होता है, तो उससे बहुत सी कंडीशंस जो है डेवलप हो सकती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो बेबी शुगर होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज, ये होने के कितने चांसेस हैं ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, और थोड़ी वजूहत बताइएगा क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं और उसको किस तरह आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, बेबी शुगर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत दफ़ा ये ओवरलुक हो जाती है, जिसको देखते भी नहीं हैं बहुत सारे लोग ना। अच्छा, हम्म। इसके लिए भी देखिए जैसे आपने कहा कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी इसके पीछे कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आया इस औरत को बेबी शुगर हो सकती है या नहीं, जिसको सही। हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, या हम्म। आम जुबान में ज़ियाबितस भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसमें होता क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये होता है कि अगर किसी औरत को पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है, पहला, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि अगर उनको डायबिटीज़ हुई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। सेकंड, अगर उनकी लाइक आई मीन हिस्ट्री है, अगर उनको पहले से डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो मोर प्रोन है कि वो उनको दोबारा फ़ील होगा। तीसरा, अगर एकदम से प्रेगनेंसी में ये लगता है कि बच्चे का ग्रोथ या बच्चे का साइज़ जो है वो बहुत बढ़ रहा है, हम्म। ठीक है? बच्चे का साइज़ अब कैसे पता चलेगा? एक तो वो जो डॉक्टर साहिबा उनको देख रही हैं, वो बता सकती हैं। सेकंडली, अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोज़ हम अगर 32 वीक्स पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 केजी बच्चे का वेट होगा,
और सोनोलॉजिस्ट ये देख रहे हैं कि इनका 2 kg तो नहीं आ रहा, इनका तो तकरीबन 2.8 kg या 3 kg के करीब आ रहा है, तो दैट इज अलार्मिंग फॉर अस कि हम देखने अच्छा। क्या आया, ये इतना एक्सेलरेटेड ग्रोथ क्यों हो रही है। ठीक है, हम्म। तो हमें फिर उस सूरत में जाके फिर हम जो है इनका हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, सही। बेसिकली 28 से 32 हफ्ते के दौरान ये कराया जाता है जिन औरतों को ये रिस्पेक्टर्स होते हैं। और चूंकि हम ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया आप कह लें, हमारी डाइट, हमारा जो है मतलब कि लाइफस्टाइल, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा प्रोन करती हैं कि किसी औरत को डायबिटीज हो सकती है। सही। अगर 1 से 2 या 2 से 3 फैक्टर्स किसी में भी हम देखते हैं कि उनको ये है, तो हम ये समझते हैं कि इनको शुगर हो सकती है, तो उस सूरत में हम जाके उनका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। बाकायदा ये टेस्ट होता है जो कि लेबोरेटरी में होता है, एक ड्रिंक दी जाती है या एक शुगर उनको दी जाती है, उसके बाद उनके डिफरेंट वक्फे से उनके खून के टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक सही। है, उनका पिलाने से पहले लिया जाता है, फास्टिंग करते हैं, फिर 15 मिनट के बाद, फिर आधे घंटे के बाद, फिर 1 घंटे, या इस तरीके से उनको 2 घंटे के बाद लिया जाता है। फिर इसमें हमारे पास प्रॉपर सेट वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर हम ये लाइक उनको डायग्नोज करते हैं कि आया इनको शुगर है या नहीं। ठीक है, हम्म। ये तो हो गई उनकी डायग्नोसिस वाली बात ना। फिर अगर सपोज किसी को हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ हमारे पास ओरल टैबलेट्स होती हैं जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, दूसरा हमारे पास इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। फिर ऑब्वियसली हम उस सूरत में क्या करते हैं कि हम अपने दूसरे कोलीग्स की हेल्प लेते हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम मिलकर फिर उस प्रेगनेंसी को जो है आगे लेके चलते हैं। सही। इसके बाद अगर बेबी शुगर हो जाती है तो ऑब्वियसली औरत इज नॉट फ्री ऑफ सो मेनी थिंग्स। ठीक है, उसमें क्या है कि उनको बच्चे की हरकत का, बच्चे की जो पेट में हरकत हो रही है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 2-3 चीजों का अपने ख्याल रखना है कि उनकी शुगर लेवल डाउन ना हो, शुगर लेवल ज्यादा ना हो। ठीक है, कैसे उनको चेक करना है अपनी शुगर को, फास्टिंग में चेक करें, खाने के बाद चेक करें, रैंडम शुगर जिसको कहते हैं, और उसका चार्ट रखें, और जब वो हमारे पास विजिट पे आए तो वो चार्ट हमें दिखाएं, और जैसे ही वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं तब वो चार्ट दिखाएं। सेकेंडली, बेबी शुगर वाली जो खवातीन होती हैं या जो डायबिटीज वाली खवातीन होती हैं, इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इनको वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सही। बिकॉज शुगर एक तो प्रेगनेंसी कुव्वत मुदाफियत कम करेगी, दूसरा शुगर भी इटसेल्फ जो है वो कुव्वत मुदाफियत कम करती है। ठीक है, इन दोनों की वजह से ये 2 प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं कि पेशाब का बार बार आना, जल के आना, तकलीफ से आना, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामत है। दूसरा, अगर वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो वजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली प्रेगनेंसी में कैंडिडियासिस होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। अच्छा। इसकी मैं एक अलामत, जी हाँ, इसकी मैं एक अलामत बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी में भी कॉमन है और डायबिटीज वालों के साथ तो डबल हो जाता है कि ना इसका खतरा। इसमें क्या अच्छा। होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो दही की फुट्टियों जैसा होता है, व्हाइट व्हाइट सा, कर्डी डिस्चार्ज हम उसको कहते हैं। ठीक है, सही। सेकंड अलामत उसकी ये होती है कि उसमें इचिंग बहुत होती है। तो अगर अच्छा। किसी खातून को ऐसी इचिंग हो रही है, ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर उनको शुगर नहीं भी है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिकॉज सही। एक तो ये पेनफुल बहुत है, दूसरा ऑब्वियसली अगर ये पेनफुल है तो औरत को बहुत प्रॉब्लम होगी उठने बैठने में, सोने में, वॉशरूम जाने में, बिल्कुल। तमाम अपनी हाजत रफा करने में, तमाम चीजों में। तो बेहतर है कि इसको ट्रीट करवाया जाए। और अगर प्रेगनेंसी में होती है तो ये उसमें शुगर के साथ होती है तो और ज्यादा मसले कर देती है। अच्छा। वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे ये बताइएगा कि बर्थ के बाद ये डायबिटीज को फिर जो है टैबलेट से ही मेंटेन किया जाता है या इंजेक्शन होता है, क्या इसका तरीकेकार है? अच्छा देखिए, अगर तो ये सिर्फ बेबी शुगर है जो हम्म। प्रेगनेंसी में हुई है, ठीक है, तो वो सही। क्या होता है कि तकरीबन वो जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, प्लेसेंटा आउट होगा, बिकॉज हमने क्या कहा कि ये गेस्टेशनल है, यानी कि सिर्फ रिलेटेड किससे है, प्रेगनेंसी से। तो सही। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी बेबी शुगर खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा। लेकिन हमें चेक करना पड़ता है, शुरू के जो 48 घंटे या 2 दिन होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। अगर हम औरत को चेक करते हैं, उसमें भी हम फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, उसमें भी हम रैंडम शुगर चेक करते हैं, ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, सारी चीजें एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वो ट्रीटमेंट ले रही होती है प्रेगनेंसी में, वही ट्रीटमेंट या तो 50% हाफ हो जाती है, या हम्म। अगर उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आना शुरू हो जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा। उसको बंद कर दिया जाता है। बिकॉज ये गेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी यानी खत्म हो जाएगी, डिलीवरी हो हम्म। जाएगी, ये शुगर भी खत्म हो जाती है। ठीक अच्छा, है, इसकी वजूहात आप बता रही हैं कि स्ट्रेस ज्यादा होता है, स्ट्रेस से रिलेटेड होता है ये डायबिटीज गेस्टेशन?
स्ट्रेस तो देखिए हर चीज का एक फैक्टर है, ठीक है, और स्ट्रेस नो डाउट डायबिटीज के अंदर भी आ जाता है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, ये सोलली राइट, फैक्टर हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। राइट, डायबिटीज का अपना सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि प्रीवियसली कभी प्रेगनेंसी में उनको शुगर हुई हो, या उनको पहले से शुगर हो, दूसरा राइट, उनकी एथनिसिटी, एथनिक ओरिजिन है, ये है, या अगर उनका कोई बच्चा अगर पहले बहुत बड़े साइज का पैदा हुआ हो, सपोज मोर देन 4 kg 4.5 kg का बेबी हुआ है और वो चेक नहीं हो पाया कि पहले क्यों बड़ा था, तो हम्म, ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, जी। इसके अलावा जो कभी कभी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि अगर पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो ये क्या वजूहात है इनकी और क्या करना चाहिए इस मामले में? हम्म। अच्छा देखिए, पेनफुल मिक्सुरेशन, बर्निंग, ठीक है, जल के आना, तकलीफ से आना, रुक रुक के आना, बार बार आना, ठीक है, ये 4-5 अलामत होती हैं जो कि पेशाब के इन्फेक्शन को जाहिर करते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, ठीक। राइट, अच्छा, इसमें भी हम ये ख्याल करते हैं, बिकॉज अगर ये बहुत ज्यादा नीचे प्रॉब्लम रहेगी तो ये भी प्रीमेच्योर लेबर की तरफ लेके चले जाते हैं कि अच्छा, बाजू का इतना ज्यादा पेन होता है, या अगर किसी औरत को बुखार आ गया साथ में या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो इन्फेक्शन नीचे से ट्रेवल करता हुआ किडनी तक जाता है और वो प्रॉब्लम कर देता है फिर, ठीक सही, है। तो ऑब्वियसली अगर किसी औरत को हो रहा है तो इसको निग्लेक्ट ना करें, बहुत सारी औरतें घर पे ही रहती हैं, कहती पानी ज्यादा पी लिया, पैनाडोल खा ली, या कुछ इस तरीके से कर लिया, ठीक हो गया, नहीं। ये अगर होता है तो इसको भी ट्रीट करना जरूरी है, लाजमी है कि डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट होगा, एक टेस्ट के साथ अगर टेस्ट की फैसिलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं तो जो डॉक्टर देख रही है तो अब वो ऑब्वियसली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मेडिकेशंस देते हैं, एंड वो सेफ होती है प्रेगनेंसी में लेना, ठीक है। राइट, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो प्रेगनेंसी है तो मैं कोई दवा नहीं लूंगी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेना है और लाजमी लेना है दवा, एक बात। राइट, दूसरा, आपने कहा स्वेलिंग, देखिए स्वेलिंग जो है प्रेगनेंसी में एक तो नॉर्मल है, अब स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के किस हिस्से की स्वेलिंग है, ठीक है। हम्म, मैंने आपसे कहा कि हाथों और प्रेशर पाँव की है स्वेलिंग हमारा, अगर हो रही है? यस, जी जी मैं आपको बताती हूँ। पाँव की स्वेलिंग है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर। आप सोच सकते हैं कि ग्रेविड यूट्रस है, प्रेगनेंसी है, वो प्रेशर डाल रही है टांगों पे, तो ये वो होगा। लेकिन हम्म, अगर किसी औरत की हाथों की स्वेलिंग हो रही है, फेस की स्वेलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये खतरनाक है, ये अच्छी नहीं है। या सही, वो औरतें जिन्होंने अंगूठियां पहनी है या जिन्होंने चूड़ियां पहनी है बहुत ज्यादा और वो तंग होना शुरू हो गई है एकदम से थर्ड ट्राइमेस्टर में आके, ठीक है, 28 हफ्ते के बाद एकदम से, तो वो भी एक खतरनाक अलामत है। खतरनाक अच्छा, अलामत ये है, जी हाँ, क्योंकि आम तौर पे हाथ नहीं सूजेंगे, मुंह पे सूजन नहीं आएगी प्रेगनेंसी में, सिर्फ टांगे और पैर सूजे हुए दिखाई देंगे। और हम्म, अगर ऐसा होता है, पहले हम टांगों की बात करते हैं फिर हम हाथों पे आते हैं। अगर टांगों में ऐसा होता है जो कि नॉर्मल सूजन है तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियस है या इंजीनियर या वट एवर, ठीक है, तो वो बहुत देर के लिए अपनी कुर्सी पर ना बैठे, जैसे 3 घंटे 4 घंटे नहीं, वो हर 1-1.5 घंटे के बाद उठें, अपना चेंज करें, अपनी पोजीशन या पोस्चर चेंज करें। अगर बैठी हैं, बैठने वाला काम है तो हर थोड़ी देर के बाद चेंज करें, खड़े हो जाएं, अगर बहुत ज्यादा खड़े होने वाला काम है तो थोड़ी देर के बाद बैठें, अपना पोस्चर चेंज करें ताकि खून की रवानी रहे और वो सूजन ना रहे। उसके सही, अलावा अगर बहुत ज्यादा सूजन होती है तो रात को क्या करें कि नीम गर्म पानी करके उसमें हल्का सा नमक डाल लें या फिटकरी डाल लें और पाँव को डुबो लें उसमें, और उससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है इसमें ना, सूजन से, पैरों की सही, सूजन से। अच्छा, अब आप आ जाइए हाथों की सूजन। हाथों की सूजन होती है तो मैं अगर मेरे क्लिनिक में कोई आता है खातून और मुझे कोई कहती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपने जो ये रिंग्स पहनी है ये आपको टाइट तो नहीं हो रही, आपने जो चूड़ियां पहनी है ये आपको टाइट तो नहीं हो रही हैं। अगर इन हम्म, दोनों में से किसी एक का जवाब यस होता है तो ये खतरनाक अलामत है, फिर मेरे कानों में घंटियां बजती हैं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे इसको अच्छे से देखना है, उनका हम्म, पूरा रिकॉर्ड मैं अच्छे से मजीद चेक करती हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, बिकॉज सही, हाथों में स्वेलिंग और फेस पे स्वेलिंग आना एक खतरनाक एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रेगनेंसी में। ये उसके साथ होता है कि एकदम से सडन अगर किसी को हाइपरटेंशन होती है, हम्म, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से ये अलामत आ जाती है, ठीक है। सही, तो ये है, अगर किसी खातून को ऐसा महसूस होता है कि उनकी अंगूठियां या चूड़ियां तंग हो रही हैं तो वो फौरन हॉस्पिटल जाएं, वो घर पे ना बैठे, ठीक है। अच्छा, और ये कितना होता है, कितने चांसेस हैं कि ये इस तरह हाथों में स्वेलिंग और हाइपरटेंशन हो जाए? आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं?
डिपेंड करता है अगेन रिस्क फैक्टर्स पे कि पहले अगर वो पहले प्रेग्नेंट हुई हैं तो पहले उनको कभी हाइपरटेंशन या शुगर का कोई मसला तो नहीं हुआ, या कोई आम प्रेगनेंसीज के बीच में कभी ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। उसके अलावा कोई गुर्दों का मसला, कोई जिगर का मसला या कोई और इस तरीके का मसला तो नहीं है जो ब्लड प्रेशर कर सकता है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो ऑलमोस्ट हम अपने क्लिनिक में ये देखते हैं कि तकरीबन 10 में से 1 या 2 खवातीन बाज़-औक़ात निकल आती हैं, ठीक है। अच्छा। और वो बिल्कुल हिडन होती हैं और वो सडन हमें पता चलता है कि भाई इनका तो ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक। तो ब्लड प्रेशर अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आके हाई होता है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा वल्नरेबल टाइम है, एक ऐसा नाजुक पीरियड आप इसको कह लीजिए कि बिकॉज हमें उस वक्त माँ को भी देखना है, बच्चा पूरा बन चुका है, बच्चे ने अब सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ बढ़ानी है और फिर उस बच्चे ने डिलीवर होना है, ठीक है। उस सूरत हाल में हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर हाई हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कोई डिस्चार्ज हो गया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो प्री मेच्योर लेबर, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, बच्चा वक्त से पहले पैदा होगा, बच्चे को बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, माँ को मसले मसाइल होते हैं, स्ट्रेस अलग है, फाइनेंशियल बर्डन अलग है, हर चीज यानी कि उसके अंदर आ जाती है फिर। तो इन चीजों को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लाजमी है कि जो खातून इन चीजों को देख रही है वो लाजमी हॉस्पिटल आए और डॉक्टर को बताएं, लाजमी। सही। तो रेगुलर चेकअप कराना एक तो बहुत जरूरी है, ये प्राइमरी एक चीज होनी चाहिए, मिस नहीं करने चाहिए अपॉइंटमेंट्स। बहुत से लोग होते हैं कि वो मिस कर देते हैं, तो रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा, जो स्वेलिंग पैरों में आपने कहा नॉर्मल होती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज, वॉक या योगा वगैरह कर सकती हैं औरतें? कर सकती हैं, अगर वो पहले से करती रही हैं तो वो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर पहले से नहीं करती रही हैं तो नए सिरे से कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें प्रेगनेंसी में, ठीक है। पता चला कि कोई उन्होंने गलत स्टेप ले लिया या गलत उन्होंने कोई एक्सरसाइज का कुछ कर लिया, तो चूंकि प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हड्डियों को, लिगामेंट्स को, मसल्स को वो मतलब आपको ये कह लीजिए सॉफ्ट कर देती हैं। ये ना हो कि कोई उन्होंने ऐसा कोई पोस्चर अपना लिया या ऐसा उन्होंने एक्सरसाइज कर ली कि कोई टोन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो लेने के देने पड़ जाए। हम करने एक्सरसाइज गए थे, पता चला हमको फ्रैक्चर या हम लिगामेंट टोन करा के और ऑर्थोपेडिक के पास पहुंचे हुए हैं। तो अगर पहले से करती रही है तो उसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो देखिए नॉर्मल वॉक, चलना, ठीक है, घर के काम करना, और जैसे सीढ़ी हल्का फुल्का अगर किसी का कमरा ऊपर है वो चल फिर रही है तो दिस इज नॉर्मल, ये इतनी एक्टिविटी ठीक है, इतनी एक्टिविटी ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर का टॉपिक हो गया। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आएंगे कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बच्चों को और रमजान है और फास्ट कर रही हैं, तो उसमें उनकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, और वो कर सकती हैं फास्ट वाइल ब्रेस्ट फीडिंग या नहीं। तो थोड़ा सा डॉक्टर जेब से इसके बारे में पूछेंगे कि डॉक्टर जेब, जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही हैं वो फास्ट कर सकती हैं या नहीं? कर सकती हैं बिल्कुल, प्रोवाइडेड अगर उनको कोई हेल्थ का कोई और इशू नहीं है और वो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, तो आराम से अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकती हैं और रोजा भी रख सकती हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी नॉर्मल और बैलेंस ग़िज़ा का ख्याल रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट हो, लो फैट हो, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, ठीक है। और फ्रूट्स तो वैसे भी जिस मॉइस्चर में या जिस हम मतलब उसमें ताल्लुक रखते हैं, फ्रूट चाट तो एक बड़ा लाजमी जुज होता है हर घर का कि रोजे में खाई जाती है, तो इट्स बेटर कि वो लें। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होती हैं, आर्टिफिशियल जैसे कोलाज हैं, जैसे ये आप ड्रिंक्स कह लीजिए, कोक है, फैंटा है, मेरिंडा, ये वो, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए इवन आम लोगों को भी रोजे के दौरान, स्पेशली इफ्तार में, वन थिंग। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में तो और दूसरी आपने ये बात कही कि ब्रेस्ट फीडिंग औरतें ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चे को, तो ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर माँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चा कितना लेगा, हर 3-4 घंटे के बाद ही तो फीड करेगा ना। और अगर रोजे को अगर आप डिवाइड कर लीजिए कि अगर सपोज 12 घंटे का 14 घंटे का रोजा है तो कितनी दफा बच्चा लेगा, 3 से 4 दफा या 3 दफा, उसके बाद तो वो सोएगा भी, खेलेगा भी, या कुछ भी करेगा। तो ये दिस इज प्रीटी नॉर्मल। अगर उनकी सहरी नॉर्मल है, अगर उन्होंने इफ्तार में सही खाया पिया है। अच्छा, इफ्तार के हवाले से मैं आपको एक चीज बस पहले भी कहा था, मैं स्ट्रेस और देना चाहूंगी कि इफ्तार में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है, ऑयल वाली चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो वो ऑयल है, दूसरा उनमें नमक मिर्च की मिकदार, हरी मिर्चें और ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो वो इतना लंबा फास्ट, एक तो वैसे ही तेजाबियत बढ़ रही होती है, जब इस तरह की चीजें खाते हैं तो इससे और तेजाबियत हो जाती है, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं है वैसे रोजे से, लेकिन इन चीजों से जरूर हो जाएगा। और अगर साथ में चूंकि वो हम ड्रिंक्स जो होती हैं जो लेते हैं, सोडा वगैरह, ये सब तो ये भी सही नहीं है, ये भी तेजाबियत कराती हैं,
ये नहीं कि तजाबियत हटाती हैं ये ना, जैसे हमारे यहाँ एक आम तासुर है, मैदे में तकलीफ हो गई, दूध सोडा पी लो, स्प्राइट पी लो, तो ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके अलावा अवॉइड आप ये करें, कर सॉफ्ट सकते ड्रिंक्स हैं अवॉइड कि करें। जी हाँ, इससे बेहतर है कि कोई फ्रूट्स ले लें। इससे बेहतर है कि जैसे घर में जो भी सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, वो ले लें। हफ्ते में एक आध दफा अगर गोश्त बन रहा है तो वो खाएं। हाई प्रोटीन डाइट खाएं, लो फैट हो, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो, और हाँ, बहुत ज्यादा नमकीन भी नहीं खाना है रोजे के वक्त, अफ्तार के वक्त। ठीक है, बहुत ज्यादा नमकीन हर चीजों में वो चाट मसाले और नमक छिड़क छिड़क के भी नहीं खाना है, वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, लाइक नॉर्मल हो, मगरिब की नमाज के बाद से ईशा के दरमियान 1 घंटे का डिफरेंस होता है, उसमें हल्का फुल्का चलें, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी ठीक रहे, खून की रवानी रहे। पानी का इस्तेमाल उसमें ज्यादा कर लें, पानी ज्यादा पी लें, और अगर सबसे बेहतर तो यही है कि वो सिकंजबीन जो होती है, नींबू पानी जो होता है, ठीक है, नींबू और चीनी, और वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा जो है ना ये हम जो भी लाइक ये फ्लेवर्ड जो है चीजें लेते फ्लेवर हैं, ड्रिंक्स है वो अवॉइड करें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं औरतें और फिर वो फास्टिंग रोजा रख रही हैं, रेगुलरली रख रही हैं, तो मुझे बताइए कि उनकी मिल्क सप्लाई में कोई कमी या कोई चेंज आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, नॉट एज सच। लेकिन अगर कोई माँ ये समझ रही है कि वो अगर फीड करवा रही है और बच्चे की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, बट येट अगेन आपको डॉक्टर से पूछना है कि कौन सा देना है, कितना देना है, कितना अमाउंट है, कितना नहीं है। अदरवाइज इटसेल्फ रोजे का ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई खास फर्क नहीं है, प्रोवाइडेड अगर माँ ठीक है, अपनी डाइट ठीक ले रही है, पानी का इस्तेमाल सही कर रही है, दैट्स इट, ऐसा कुछ। अच्छा, विटामिन कितने जरूरी हैं इस टाइम पे लेना? क्योंकि बहुत सी मदर्स जो है वो मिस कर जाती है विटामिन पे, तो ये कितना जरूरी कि वो विटामिन का भी एक सप्लाई अपने पास रखें और रेगुलरली लेती रहें? ले सकती हैं, कोई भी मल्टीविटामिन अच्छी जो अफोर्ड कर सकें, वो आराम से एक टैबलेट डेली ले लें। इट्स बेटर फॉर देम एंड इट्स बेटर फॉर द बेबी एज वेल, इसमें कोई इशू नहीं है, ले अच्छा, सकते ये बताइएगा कि कितने चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के, अगर जो माँ है उसने रोजा रखा हुआ है और फिर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो कितने चांसेस होते हैं कि वो डिहाइड्रेट हो जाए? देखिए, बात वहीं आ जाती है कि अगर माँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो एज सच डिहाइड्रेशन नहीं होती है। लेकिन चूंकि आजकल वैसे ही मौसम गर्म है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर रोजा रखा है, और अगर कोई माँ जो है, अगर लाइक जैसे लाइट का इशू है, लोगों के घरों में नहीं होता कुछ इस तरह, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, गर्मी लग रही है, पसीने ज्यादा आ रहे हैं, तो उस सूरत में डिहाइड्रेशन होती है। अदरवाइज अगर कोई औरत अपने घर में है, पंखा वंखा चल रहा है, काम कर रही है, तो आई थिंक काम के दौरान वो थोड़ा थोड़ा गैप लें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अपना पसीना सुखाएं, ठीक है, ताकि पसीने से जो उनके नमकियात निकलेंगे तो वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से इतना कोई इशू होगा नहीं। अदरवाइज अगर वो कोई भी माँ ये समझती है कि हाँ मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, मैं रोजे रख रही हूँ, तो फिर स्किप कर दें। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज के लिए ना, औरतों के लिए या मुसलमानों के लिए दीन में मुश्किलात नहीं रखी हैं, और प्रेगनेंसी में तो कतई नहीं रखी। प्रेगनेंसी में तो ये बोला गया है कि जो माँ अगर बेहतर फील कर रही है तो जरूर रखे, अगर नहीं है तो बाद में जिंदगी के बाकी मौके पर उनकी कजा कर ले, बिकॉज रोजे तो फर्ज हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई औरत ये समझती है कि मैं फीड करवा रही हूँ, मुझे वीकनेस हो रही है, या मैं नहीं करवा पा रही हूँ, तो वो स्किप कर सकती है, एक रोजा स्किप कर लें, एक रख लें, 2 रख लें, इस तरीके से अपनी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि दीन का नाम लेके उसको मुश्किल कर दें कि नहीं मुझे रखना है और मुझे फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स का शिकार होना है, ऐसा कुछ नहीं। तो अपनी सेहत के हिसाब से वो उस तरह मैनेज करे, रोजे भी और अपनी सेहत भी। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि जिन मदर्स को प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है या हाइपोग्लाइसीमिया है, तो वो ब्रेस्ट फीड करें, तो उसमें क्या उनके जो है खतरात हो सकते हैं या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, आपने बात की डायबिटीज की ना, तो डायबिटीज अगर किसी औरत को है, और अगर हम समझ रहे हैं कि डिलीवरी के बाद भी उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो सूरत में तो ऑब्वियसली वो रोजा नहीं रख सकती, ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है, जो टैबलेट और जो इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, वो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होते हैं, ठीक। दूसरा ये कि हाइपोग्लाइसीमिया जैसा आपने कहा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये कहते हैं कि माँ अगर कोई भी ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ बिस्किट या कुछ चाय या कुछ इस तरह की चीज लें, ताकि उनकी शुगर लेवल लो ना हो। अगर बच्चा सक कर रहा है, बच्चा अगर मिल्क ले रहा है, तो ऑब्वियसली माँ के अंदर से तो जा रहा है, माँ के अंदर से अगर जा रहा है तो माँ कुछ ब्रेस्ट फीड कराने से पहले ले ले, या ब्रेस्ट फीड कराने के लाइक आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ खा ले, तो उससे उनकी बॉडी की डिमांड और उनकी बॉडी की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है।
तो ऐसा सच नहीं है। अगर किसी को शुगर हुई, वो खत्म हो गई, बेबी शुगर थी, गेस्टेशनल डायबिटीज थी, नॉर्मल हो गए हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है, वो आराम से अपना ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जो है लोगों को जब ये सुनेंगे सेशन तो उनको बहुत हेल्पफुल लगेगा। जो भी आप लोगों के सवाल है प्लीज अपना जरूर पूछिएगा, डॉक्टर ज़ेब पूरी कोशिश करेंगी सवाल के जवाब देने की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू।